क्या होता है जब एक साधारण सी लड़की सुबह स्कूटी पर निकलती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और मन में सहेली की शादी का उत्साह, लेकिन रास्ते में सामने खड़ा मिलता है वही इंस्पेक्टर जो उसके पिता का दोस्त कहलाता है। क्या होता है जब वही इंस्पेक्टर हेलमेट का बहाना बनाकर चालान की धमकी देता है और अचानक भीड़ के बीच एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है? क्या होता है जब भीड़ सब देखती है मगर खामोश खड़ी रहती है और निर्दोष लड़की को घसीटकर थाने के अंधेरे लॉकअप में डाल दिया जाता है? और क्या होता है जब उसी शाम उसी थाने के दरवाजे पर कदम रखता है पुलिस कमिश्नर, वह भी उस लड़की का पिता? सुबह की ठंडी हवा चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। आसमान में हल्की धूप की रेखाएं पसरी थीं और शहर की सड़कों पर धीरे धीरे रौनक बढ़ रही थी। प्रिया ने हल्के नीले रंग का साधारण सलवार सूट पहना था। दुपट्टा स्कूटी के हैंडल पर हल्का सा लहरा रहा था। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जैसे किसी साधारण लड़की के दिन की आम शुरुआत हो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था एक उत्साह। आज उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वह सोच रही थी कि वहां जाकर कितने पुराने दोस्त मिलेंगे, कितनी बातें होंगी, कितनी हंसी ठिठोली होगी। उसके हाथ स्कूटी की हैंडल पर मजबूती से थे, लेकिन उसके मन की लय शादी की धुनों पर झूम रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की पुलिस कमिश्नर की बेटी है। लोग उसे सड़क पर वैसे ही देखते जैसे किसी और साधारण लड़की को देखते। और प्रिया को यही अच्छा लगता था, सादगी से जीना, बिना दिखावे के, बिना किसी पहचान के बोझ के। जैसे ही उसने भीड़ भाड़ वाले बाजार का हिस्सा पार किया, सामने पुलिस चेकिंग का दृश्य नजर आया। सड़क पर 5-6 पुलिस वाले खड़े थे। कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा था, कुछ चालान काटे जा रहे थे और कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा था। उस भीड़ में एक शख्स सबसे अलग दिखाई दे रहा था, इंस्पेक्टर सुरेश। सुरेश वही था जिसे प्रिया ने कई बार अपने घर पर आते देखा था। उसके पिता कमिश्नर वर्मा अक्सर उससे मिलते जुलते थे। सुरेश का लहजा हमेशा मीठा होता। उसके घर में आते समय वह बहुत विनम्र और आदर से पेश आता। लेकिन आज वह वर्दी में खड़ा था और उसके चेहरे पर वह मीठी मुस्कान नहीं थी। वहां उसके चेहरे पर था अहंकार और कठोरता। जैसे ही प्रिया वहां पहुंची, सुरेश ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। प्रिया ने स्कूटी साइड में लगाई और संयमित स्वर में बोली, जी इंस्पेक्टर साहब। सुरेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, अरे मैडम, बिना हेलमेट स्कूटी चला रही हो? नियम कानून तुम्हें नहीं मालूम क्या? प्रिया ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, जल्दी में थी, ध्यान नहीं रहा। अब मैं स्कूटी साइड कर देती हूं। लेकिन सुरेश का लहजा और बदल गया। वह चालान की धमकी देने लगा। 5,000 का चालान कटेगा, वरना थाने चलो। भीड़ धीरे धीरे रुकने लगी। लोग तमाशा देखने के लिए ठहरने लगे। प्रिया ने संयम रखते हुए कहा, साहब, मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई। गलती मेरी है कि हेलमेट नहीं था, लेकिन इतनी सख्ती। सुरेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी औकात में रहो। हम चाहें तो एक फोन कॉल में तुम्हें जेल भिजवा दें, समझी? प्रिया थोड़ी असहज हुई। उसे यह अंदाज बिल्कुल अजीब लगा। यही इंस्पेक्टर उसके घर पर आते समय कितने अच्छे से पेश आता था, लेकिन आज सड़क पर वर्दी की ताकत लेकर वही आदमी उसे नीचा दिखाने में लगा हुआ था। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, लगता है लड़की किसी बड़े घर की नहीं है, वरना पुलिस वाले ऐसे थोड़ी बोलते। हां, लेकिन इंस्पेक्टर भी हद कर रहा है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रिया अब भी शांत थी, लेकिन सुरेश का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक उसने गुस्से में आकर प्रिया के गाल पर पहला थप्पड़ जड़ दिया। तमीज नहीं है तुम जैसी लड़कियों को, सड़क पर आकर अकड़ दिखाती हो। यह थप्पड़ सिर्फ प्रिया पर नहीं, भीड़ पर भी बिजली की तरह गिरा। चारों ओर खामोशी छा गई। किसी ने मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया। कुछ ने अपने मोबाइल उठाए, कुछ ने नजरें फेर लीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। प्रिया का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। उस थप्पड़ की गूंज ने उसके आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। भीड़ की चुप्पी ने उसके भीतर गहरी चोट कर दी थी। वह सोच रही थी, क्या यही है इंसाफ? क्या इसी तरह कानून का इस्तेमाल किया जाता है? उस पल से कहानी का असली टकराव शुरू हो चुका था।
पहला थप्पड़ जैसे हवा में किसी अनदेखे अलार्म की तरह बजा और फिर सब कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। स्कूटी की चाबी अब भी स्टार्ट में थी। एग्जॉस्ट से हल्का सा धुआं निकल रहा था। दुपट्टा हैंडल से आधा सा फंसकर हवा में ठहर गया था और प्रिया की गर्दन उसी दिशा में मुड़ी रह गई जहां से हथेली आई थी। गाल पर उभरा लाल निशान धीरे धीरे फैल रहा था। त्वचा के नीचे हल्की सी जलन की वेव उठी और भीतर तक उतर गई। भीड़ ने जैसे एक साथ निगल लिया, लार, डर और जिम्मेदारी, और फिर सबकी आंखों में वही पुरानी थकान वापस लौट आई। मामला पुलिस से है, दूर रहो। प्रिया ने सांस भीतर रोकी, फिर संभल कर बाहर छोड़ी। उसने न पलट कर चीखा, न तर्क की बंदूक चलाई। वह बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, साहब, गलती हेलमेट की है, मानती हूं, चालान कर दीजिए, मैं भर दूंगी, पर थप्पड़ क्यों? उसकी आवाज में गुस्से की जगह एक साफ, सधा हुआ सवाल था, जिसे सुनकर कई आंखें कुछ इंच और चौड़ी हो गईं। ये वही सवाल था जो भीड़ के बहुत से लोगों के भीतर फंसा हुआ था, पर कोई होंठ तक लाने की हिम्मत नहीं पा रहा था। सुरेश की पलकों में एक क्षण भर को झपक आई, जैसे किसी ने उसकी स्क्रिप्ट छीनकर एक खाली पन्ना पकड़ा दिया हो। फिर वह अपने जाने पहचाने तेवर पर लौट आया। उसने बूट को सड़क पर रगड़ा, जैसे धूल हटाने की कोशिश कर रहा हो, और तिरस्कार से बोला, बहुत बोलती हो। सड़क मेरा इलाका है, कानून मेरी जेब में। 5,000 का चालान कटेगा, वरना थाने चलो। और सुनो, बहस करने का मन है तो और धाराएं जोड़ दूंगा, समझी? प्रिया ने निगाहें नहीं झुकाईं। उसने हेलमेट न होने का अपराध स्वीकार किया, पर अपने साथ हुए अपमान को अपराध की तरह नहीं पहना। धारा आप जोड़ सकते हैं, उसने शांत स्वर में कहा, पर सच्चाई क्या जोड़ी जा सकती है? मैंने तेज नहीं चलाया, न किसी से बदतमीजी की। आप चाहें तो वीडियो देख लीजिए, यहां बहुत लोग हैं, किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा। जैसे उसने वीडियो कहा, भीड़ में खड़े एक कॉलेज के लड़के के अंगूठे ने मोबाइल स्क्रीन पर ठिठक कर रुक जाने का अभिनय किया। वह अपने बैग के अंदर फोन दबाकर रखता छुपाता रहा, जैसे उसकी जेब में कोई छोटा सा सच सांस ले रहा हो। प्रिया ने उसे नहीं देखा। उसने केवल हवा में बिखरी संभावना को पकड़कर इतना भर कहा था, किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा। मगर यह वाक्य सुरेश के कानों में अलग तरह से पहुंचा। उसे लगा, यह लड़की मामला यहीं नहीं छोड़ेगी। उसने झटके से हाथ उठाया, इस बार बिना किसी चेतावनी के। दूसरा थप्पड़ पहले से भारी था, जैसे अभी अभी कही गई बात को मिटाने के लिए लगाया गया हो। गाल के दूसरी तरफ भी आग का गोला उतर गया। पास खड़े 2 सिपाहियों में से एक, मोटा सा, नाम पट्टी पर राठौर, ने असहज होकर अपनी टोपी ठीक की। दूसरे ने नजरें नीचे कर लीं, जैसे जमीन पर ही कोई जवाब लिखा हो जो वह पढ़ नहीं पा रहा। भीड़ में एक औरत, शायद पास की दुकान पर काम करती थी, ने हौले से हे भगवान कहा, पर आगे बढ़ने की हिम्मत उसकी एड़ियों तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। हवालात दिखानी पड़ेगी, सुरेश बुदबुदाया, फिर खुले स्वर में आदेश बना दिया, ले जाओ थाने। और सुनो, स्कूटी से चाबी निकालो, सीज करो, पंचनामा बनेगा, सब समझाऊंगा। सिपाही आगे बढ़े। किसी ने प्रिया की कलाई पकड़ ली, किसी ने स्कूटी का हैंडल। प्रिया ने हाथ छुड़ा लिया, जोर से नहीं, बस इतना कि अपनी देह पर अपने अधिकार का एहसास बना रहे। महिला कांस्टेबल बुला लीजिए, उसने कहा। किसी महिला को पकड़ना है तो नियम यही कहता है। उसकी आवाज अब भी डरी नहीं थी। ये वही स्वर था जो उसे घर में पढ़ते पढ़ते नसीहत की तरह मिलता रहा था। कानून दंड से पहले प्रक्रिया है, पर सड़क पर प्रक्रिया अक्सर सबसे पहले मरती है। काफी समझदार हो। सुरेश की ठंडी मुस्कान लौट आई। थाने जाओगी तो और समझ आ जाएगा। राठौर, जीप निकालो। भीड़ के लिए यह वह पल होता है जब कहानी खत्म मान ली जाती है। एक लड़की पुलिस के साथ चली गई। दुकानदार अपनी दुकान पर लौट जाते हैं। रिक्शा वाला पैडल चलाता है। स्कूटी वाले इंजन स्टार्ट करते हैं। पर जिन आंखों ने पल भर पहले सच देखा था, वे आंखें रात को देर तक खुली रहेंगी, और यही आंखें बाद में गवाही बनेंगी। थाने तक का रास्ता छोटा था, पर गाड़ी के भीतर का मौन लंबा। खिड़की से आती हवा में सूखे पत्तों और धूल की गंध थी। प्रिया का दुपट्टा उसकी कोहनी के पास अटक गया था। उसने धीरे से सुलझाया और निकाले बिना घुटनों पर मोड़ लिया।
अपने को समेट लेने का एक तरीका जिसे कोई नियम नहीं सिखाता। गाल का जलना अब धड़कने जैसा हो गया था, हर उभार के साथ याद दिला रहा था कि उसे किस बात की सजा मिली। एक साधारण सीधा सवाल पूछने की। थाने का मुख्य फाटक सड़क से थोड़ा हटकर कच्ची मिट्टी के एक चबूतरे पर बना था। लोहे के गेट पर पुराना पेंट खुरच खुरच कर गिर चुका था। भीतर जाते ही एक चौड़ी दालान जैसी जगह थी। दाईं तरफ शेड के नीचे 2 मोटरसाइकिलें, बाईं तरफ एक टूटी सी बेंच और सामने दीवार पर चटकती हुई सफेद चूने की परत। कहीं कहीं पर नीला रंग, जैसे किसी ने औपचारिकता निभाई हो कि थाना है तो नीला होना चाहिए। दालान के अंत में एक कमरा, कागजों की गंध, पसीने की भाप और सर्दियों में भी बनी रहने वाली एक अजीब सी उमस थाने के भीतर की हवा का परिचय देती थी। अंदर, राठौर ने कहा। उसके स्वर में न क्रूरता थी न दया, सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या का एक कदम। प्रिया ने भीतर कदम रखा। लकड़ी की मेज के पीछे सुरेश बैठ गया। किसी ने केतली में उबलते पानी का ढक्कन खटका। किसी ने 2 चाय की आवाज लगाई। चाय की प्यालियां इस इमारत में हमेशा थोड़ा सा मजाक साथ लेकर चलती थीं। जहां किसी का अपमान ताजा होता, वहां चाय की भाप औपचारिक गर्माहट की तरह रख दी जाती। नाम? सुरेश ने कलम उठाई। वह सस्ती प्लास्टिक की कलम जो अक्सर सस्ती कहानियां लिखने के काम आती है। प्रिया, उसने कहा। पूरा नाम? सुरेश ने आंखें उठाईं। ये वही पल था जहां वह उम्मीद कर रहा था कि लड़की किसी पहचानी हुई दीवार से टकरा पड़ेगी। कोई ऐसा नाम कह दे जो उसे बता दे कि उसने किससे भिड़ंत मोल ली है। प्रिया के होंठ खुले, पर उसने अपना वही साधारण परिचय बताया। घर का नाम, मोहल्ले का, शहर का। उसने कमिश्नर शब्द को अपने भीतर ही रखा, बहुत संयम से, बहुत सोच समझकर। उसने यह दांव नहीं खेला, क्योंकि दांव खेलने से सच छोटा हो जाता है, और वह सच को छोटा नहीं करना चाहती थी। सुरेश ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कागज पर लिखने लगा। तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, बहस, सरकारी काम में बाधा, भीड़ इकट्ठी करना, असभ्य भाषा का प्रयोग। प्रत्येक शब्द जैसे भविष्य के किसी केस डायरी में अपना ठप्पा बना रहा था। वह बीच बीच में बोलता, सीखोगी तुम लोग, सड़क पर बंदरों की तरह नाचना और यहां आकर रोना। साइन करो इस पर जल्दी। प्रिया ने कागज की ओर देखा। क्या लिखा है? उसने पूछा। जो लिखना जरूरी था। सुरेश ने उबासी ली। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। मुझे पढ़ने का अधिकार है, उसने कहा। मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी। उसने इस अधिकार का उच्चारण ऐसे किया जैसे कोई बीज जमीन में दबाते समय दोनों हथेलियों से उसे ढक देता है। कमरे में एक छोटा सा ठहराव आया, जैसे पंखा अपने खटखट में आधा चक्कर छोड़ गया हो। चाय आ गई। सुरेश ने कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर बाईं भौं उठाकर मुस्कुराया। ठीक है, अभी नहीं, पहले लॉकअप। लॉकअप, यह शब्द अपने आप में उतना छोटा है जितना उस कमरे का असल आकार। लोहे की सलाखें, जिनमें पेंट से अधिक जंग का रंग था। अंदर कंक्रीट का फर्श, जिस पर महीन धूल की वह परत जो कभी समूची नहीं उठती, बस पांवों के साथ थोड़ी थोड़ी जगह बदलती रहती है। एक कोने में टीन का ड्रम, ढक्कन टेढ़ा, और पास ही एक आधा टूटा मग। दीवार पर किसी पुराने कैदी ने कील से निकलेंगे भी और याद भी दिलाएंगे जैसा कोई वाक्य उकेरा था, जो सफाई वाले की ब्रश से धुंधला हुआ पड़ा था। मच्छरों का संगीत वहां लगातार बजता था, एक ही सुर में, एक ही बेसुरापन लिए। ऊपर लटकता बल्ब झिलमिलाते हुए जैसे हर बार मन बदल लेता। रहने दूं या बुझ जाऊं? फर्श की दरारों में काई जमी थी, बिना बारिश के भी। बदबू में गीली मिट्टी की नमी नहीं थी, उसमें बसी हुई थी पसीने, बंद सांसों और लंबे लंबे इंतजार की गंध। अंदर, पहरेदार ने सलाखें खिसकाकर कहा। प्रिया ने भीतर कदम रखा। टखनों तक आई धूल ने चप्पल की पट्टी के नीचे एक महीन सी खुजली पैदा कर दी। उसने एक क्षण को पीछे मुड़कर देखा, न कि कोई उसे बचाने आएगा, बस इस जगह का एक आखिरी फ्रेम बना लेने के लिए, ताकि बाद में, बहुत बाद में, वह बता सके कि इस कमरे की हवा कैसी थी। सलाखें बंद हो गईं। चाबी ने ताले में जो घूम कर आवाज निकाली, वह आवाज किसी छोटे से कमरे में बहुत बड़ी लगती है, जैसे किसी ने आपके भीतर किसी अदृश्य दरवाजे पर भी ताला डाल दिया हो। पहले कुछ मिनट उसने कुछ नहीं किया। वह उस दीवार से थोड़ा सा हटकर बैठी,
जहां बल्ब की रोशनी किसी पीले दाग पर आकर रुक जाती थी। उसने दुपट्टे का एक कोना मोड़कर ठोड़ी के नीचे रोका। यह दर्द के लिए नहीं था, यह अपने चेहरे की गर्मी को समेट लेने का तरीका था, ताकि आंसू अगर आंखों में आए भी तो बाहर न गिरे। उसने हथेलियों को घुटनों पर रखकर धीरे धीरे सांसें गिनी। 1, 2, 3, 5, 7, 9। हर सांस के साथ उसकी अंदरूनी कांपन थोड़ी कम हुई। बाहर दालान में कोई हंसा, उसी लापरवाही से, जैसे चाय पर चुटकी बजाते हुए कोई हंसता है। किसी ने कहा, आज तो सुरेश सर बड़े मूड में हैं। किसी ने पूछा, मेम साहब होगी क्या, हाथ थोड़ा झिझका था उनका। फिर हंसी। शब्दों का भार अक्सर फूहड़ हंसी के नीचे छुपा दिया जाता है। प्रिया ने सिर थोड़ा सा दीवार से टिका दिया। ठंडी सतह की कठोरता ने उसके माथे की गर्मी को सोखा। उसने आंखें बंद कीं, न नींद के लिए न हार के लिए, बस भीतर जो बहुत तेज चल रहा था उसे थोड़ा सा धीमा करने के लिए। उसे प्यास लगी। पहरेदार, नाम शायद बंसीलाल, बाहर किसी पुराने रजिस्टर के पन्ने पलट रहा था, जैसे कपड़े सुखाने के लिए उलट पलट कर देखे जाते हैं कि कितनी नमी बची। प्रिया ने आवाज दी, पानी मिल सकता है? बंसीलाल थोड़ा चिढ़कर उठा, मग को टीन के ड्रम से भरकर लाया, सलाखों के बीच से बढ़ाया। पानी में हल्की सी गंध थी, मसलन जंग, टंकी और बदला हुआ ढक्कन। उसने एक घूंट लिया, फिर दूसरा। तीसरे पर रुककर उसने मग वापस कर दिया। प्यास कम हुई, पर गले में रह गया वह स्वाद जो बहुत देर तक जाता नहीं, जैसे किसी ने बात के बीच में नमक छिड़क दिया हो। उसे अपनी कलाई पर घड़ी का वजन याद आया। समय, जो बाहर सड़क पर, दुकानों के शटरों और स्कूल के पीरियडों के साथ चलता है, यहां भीतर ठहर कर बैठ जाता है और हर 5 मिनट में ऐंठ कर पूछता है, अब क्या? उसने खुद को जवाब दिया, साफ साफ, बिना फुसफुसाए, अब भी वही, शांत रहो। जो हुआ है उसे पूरा का पूरा याद रखो। किसने क्या कहा, किस वक्त क्या किया, नाम, चेहरे, इशारे, बाद में यही सबूत बनेंगे। साइन करो जल्दी, नहीं तो ज्यादा देर लग जाएगी बाहर निकलने में। सलाखों के पास सुरेश की आवाज आई। उसने कोई कागज सलाखों से भीतर करने की कोशिश की। कागज के किनारे सख्त थे, जैसे उस पर दर्ज झूठों ने उसे मोटा कर दिया हो। बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी, उसने दोहराया, और अगर झूठ लिखा है तो कभी नहीं करूंगी। अच्छा। सुरेश ने हल्का सा सिर तिरछा किया। हिम्मत है, चलो रहने दो अभी, रात तक बैठो यहां, तब बोलना। रात, ये शब्द उसने ऐसे कहा जैसे यह भी कोई सजा हो, जबकि सुबह के समय भी वही 4 दीवारें हैं, वही मच्छर, वही बदबू। फर्क सिर्फ इतना कि रात को समय का चेहरा और बदसूरत हो जाता है। पर अभी शाम भी नहीं हुई थी। ये धमकी समय से ज्यादा उसके मन पर असर करने के लिए थी, डर की एक रेखा खींच देने के लिए। प्रिया ने बिना हिले कहा, जितना लिखना है लिखिए, जितनी देर रखना है रखिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो करेंगे वह सब लिखा जाएगा, कहीं और, किसी और कागज पर लिखा जाएगा। उसने यह वाक्य सज्जनता से कहा, मगर इसके पीछे एक ठोस आश्वासन था कि हर घटना का एक रजिस्टर और होता है, जो उन लोगों के पास रहता है जो समय पर बोलते हैं। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जब उन्होंने किसी केस में प्रक्रिया की छोटी सी चूक पकड़ी थी और पूरी फाइल का रुख वहीं से बदल गया था। वह कमिश्नर की बेटी होकर नहीं याद कर रही थी, वह उस अधिकारी का चेहरा याद कर रही थी जिसने उसे बचपन में सिखाया था कि कानून शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। थाने के बरामदे में फिर आवाजें उठीं। कोई रिपोर्ट रजिस्टर में नंबर लिख रहा था, कोई 2 अंगूठों के नीचे कार्बन पेपर दबाकर किसी का बयान डिक्टेट कर रहा था। एक सिपाही ने सायरन पर हाथ रखकर उसे थोड़ी देर के लिए बजाया। शायद आखिरी बार कब बजा था, उसे याद नहीं रहा होगा। कमरे के बाहर लगे बुलेटिन बोर्ड पर कहीं रंग उखड़ रहा था, कहीं किसी पुराने पोस्टर के नीचे नया आदेश टेढ़ा चिपका था। यह पूरा दृश्य किसी ऐसे संस्थान का लगता था जहां समय ने भीतर से ही खोखला करना शुरू कर दिया हो। ऊपर से सब ठीक, नीचे से सब ढंसता हुआ। काफी देर बाद एक युवा सिपाही, चेहरा अभी नर्म, आंखों में हिचक, सलाखों के पास आया। उसने धीमे से कहा, मैडम, पानी और चाहिए क्या? वह मैडम शब्द बिना तंज, बिना डर के बोला गया था, मानो वह सड़क का दृश्य उसने भी देखा हो
और भीतर एक हल्की सी ग्लानि बैठ गई हो। प्रिया ने सिर हिलाकर नहीं कहा। फिर पूछा, कितना वक्त हुआ? उसने घड़ी देखी। 11:55। प्रिया ने मन ही मन बाजार की घड़ी के घंटे जोड़ दिए। दोपहर के खाने की तैयारी, शादी वाले घर में हल्दी की हंसी, और यहां इस कमरे में मच्छरों का एक जैसा शोर। आप किसी को फोन कर दें? उसने पूछा, मानो नियम से ज्यादा अपनी बेचैनी का इलाज ढूंढ रहा हो। फोन मेरा नहीं है, प्रिया ने सच बोला। उसका फोन स्कूटी की डिक्की में रखा रह गया था, या शायद अब थाने के मलकाने में, बिना किसी एंट्री के। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, न किसी कॉल का आग्रह किया। उसे मालूम था, जो लोग सच में मदद करते हैं वे वहां से आते हैं जहां दस्तखत नहीं, नजर गवाह होती है। कुछ देर बाद सुरेश फिर आया, इस बार साथ में 2 और। उसने पास आकर सलाखों पर उंगलियां टिकाईं, जैसे किसी शो पीस पर धूल देखकर कोई आलोचक उंगली से स्वाइप कर जांच कर रहा हो। अच्छा, वह बोला, तो बहुत पढ़ी लिखी हो, कानून, अधिकार, वीडियो सब पता है। चलो, एक काम करते हैं, फिलहाल आपकी गाड़ी जब्त रहेगी, चालान भी रहेगा, और रात तक आप यहीं देखेंगे। सुबह तक अक्ल ठिकाने आएगी या कोर्ट कचहरी जाना है? किस धारा में? प्रिया ने पूछा। यह कोई जिद नहीं थी, यह तथ्य का अनुरोध था, ताकि मन ही मन वह अपनी याददाश्त के कागज पर क्लॉज नंबर लिख सके। बहुत सवाल करती हो। 269, 283, 353, जो सही समझूंगा। उसने नंबर ऐसे गिना जैसे राशन दुकान वाला सूची सुनाता है। दिक्कत यह थी कि किसी भी धारा से पहले कोई तर्क नहीं दिया गया था। एक मनमानी, जो कमरों में पहले हुक्म बनती है और बाद में भाषा। 353? प्रिया के अंदर जैसे किसी अध्यापक ने पलकें उठाईं। सरकारी काम में बाधा। उसने सड़क का दृश्य फिर से रिवाइंड किया। उसने कहीं हाथ से धक्का नहीं दिया, न चिल्लाकर भीड़ जुटाई, न किसी फाइल को छुआ। उसने सिर्फ पूछा, क्यों थप्पड़? बस। उसने यह सवाल अपनी याददाश्त के नोटबुक पर मोटे अक्षरों में लिखा। पहला प्रश्न, थप्पड़ क्यों? सलाखों के दूसरी ओर जीवन अपने अपने छोटे उद्देश्यों के साथ चलता रहा। किसी ने पंखे का रेगुलेटर घुमाया, किसी ने जूतों में फंसी कंकरी निकाली, किसी ने अपने थर्मस से चाय फिर उंडेल ली। अंदर प्रिया ने दुपट्टे का एक सिरा पानी में भिगोकर गाल पर लगाना चाहा। पानी की साफ सफाई पर संदेह था, पर जलन की चुभन उस संदेह से भारी पड़ रही थी। उसने कपड़े से हल्का सा दबाव दिया। दर्द ने कहा, मैं हूं, और फिर थोड़ा पीछे हट गया। घंटे धीरे धीरे रेंगते रहे। कभी बरामदे में किसी की ऊंची हंसी, कभी किसी फाइल के पन्ने का चर्र। ये सब इस कमरे की खामोशी पर परतें चढ़ाते रहे। एक बार किसी ने लोहे की ट्रे रखी, पराठे की गंध, प्याज के साथ मिला नमक और चाय की भाप। पहरेदार ने सलाखों के पास थाली रख दी। खाना? उसने सपाट स्वर में कहा। प्रिया ने थाली उठाई। भूख, जो अभी तक कहीं दूर बैठी थी, थोड़ा सा आगे आई, पर पूरा नहीं। उसने एक छोटा कौर तोड़ा, खाया, फिर पानी पिया। थाली वापस रखते हुए उसने सोचा, मनुष्य का पेट और मन दोनों को साथ संभालना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। दोपहर की रोशनी थोड़ी झुकी तो सलाखों के साए फर्श पर लकीरें बनने लगे, जैसे किसी ने कागज पर पेंसिल से खींचे हों। हर लकीर के बीच में कैद और आजादी का फर्क पट्टियों की चौड़ाई जितना था, कम मगर दिखाई देता। उसने इन लकीरों के बीच के हिस्से पर अपनी उंगलियां फेर कर देखा। कंक्रीट की खुरदरी सतह पर उंगलियों की त्वचा थोड़ी झुरझुरा गई। अबे, एसएचओ साहब आ गए? बाहर से किसी ने पूछा। दूसरा बोला, हां, गश्त से लौटे, सुरेश सर से बात कर रहे। प्रिया ने गर्दन नहीं उठाई, पर कानों में यह सूचना उतर गई। एसएचओ, इस थाने का वास्तविक मुखिया। शायद यह वही मोड़ होगा जहां या तो कोई संतुलन आएगा या और झुकाव। उसने अपने भीतर फिर से सब घटनाएं क्रम में रखीं। कहां पहला थप्पड़ पड़ा, किसने स्कूटी की चाबी निकाली, किस समय वे थाने पहुंचे, किसने पानी दिया, किसने रिपोर्ट लिखी। उसने तय किया कि अगर कोई सच में पूछेगा तो वह कहानी नहीं, तथ्य सुनाएगी, बिना सजावट। जैसे हवा चलती है तो बस चलती है। शाम की हल्की परछाइयां दीवार पर उतरने लगीं तो थाने की हवा में चाय का दूसरा द्वार घुल गया। बातचीत की टोन भी थोड़ी बदल गई। दिन की थकान और रात की दस्तक के बीच जो खिंचाव पड़े दत्ता है, वह आवाजों को खुरदुरा बना देता है।
सुरेश और कोई दूसरा, शायद वही एसएचओ, कमरे के बाहर से गुजरते हुए दिखे। उनके कदमों में वह धीरज था जो अधिकार देता है, और वही धीरज अगर मनमर्जी से मिल जाए तो भय भी देता है। प्रिया ने पल भर को सलाखों के बीच उंगलियां रखीं, यह एहसास करने के लिए कि ठंडा लोहा सचमुच यहां है, वह कोई बुरा सपना नहीं है। रात तक देखेंगे, सुरेश की आवाज फिर सुनाई दी। सबक सिखाया है और सिखाना है। एक और हंसी। प्रिया ने आंखें बंद कीं और दिल के भीतर धीरे से कहा, सबक हर बार वो नहीं देता जो थप्पड़ मारता है। कई बार सबक उस थप्पड़ की आवाज से पैदा होता है और फिर वही आवाज लौट कर दस्तक देती है। उसने अपनी घड़ी की सुइयों की चाल फिर महसूस की, धीमी मगर अडिग। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीं, जैसे भीतर किसी टूटते धागे को गांठ दे रही हो। उसके भीतर कहीं एक बहुत मामूली सी मुस्कान पैदा हुई, मजाक नहीं, संतोष नहीं, बस इतना कि मैं अभी भी मैं हूं। बरामदे में कदमों की आहटें फिर गूंजीं। इस बार वे ठहर कर रुकीं। सलाखों के सामने दो परछाइयां आकर ठिठकीं, एक सुरेश और उसके साथ खड़ा एक कद में ऊंचा अधिकारी, आंखों में वर्षों की तमीज और थोड़ी सी थकान लिए हुए। दोनों की छाया फर्श की लकीरों पर लंबी हो गई। पहरेदार ने बिना कहे ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ऊंची आवाज आई, रुको। प्रिया ने आंखें उठाईं। उसने चेहरा नहीं देखा, अभी परछाइयां थीं बस। पर आवाज में वह रौब था जो वर्षों की कुर्सी से नहीं, वर्षों की जिम्मेदारी से आता है। ये कौन है? उस आवाज ने पूछा। सुरेश ने लहजे में वही पुरानी सफाई बांधी। छेड़खानी, बदतमीजी, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन, भीड़। पर आवाज ने बीच में ही काट दिया। कागज दिखाओ, प्रक्रिया बताओ, महिला पुलिस कहां है? यह बातचीत अभी दरवाजे की चौखट पर ही थी, उस कमरे तक नहीं आई थी जहां प्रिया बैठी थी। पर हवा ने शब्दों के टुकड़े उठाकर भीतर पहुंचा दिए। उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न उम्मीद की उछाल। वह बस और सीधी बैठ गई, जैसे कोई छात्र अचानक देखे कि बोर्ड पर लिखा प्रश्न उसी ने अभी अभी कॉपी में सही सही उतारा है। सुरेश ने धीमे से कहा, सर, अंदर चलिए, चाय लेते हैं, बताता हूं। फिर कदमों की दिशा बदल गई, कमरे से बाहर, दालान की ओर। पहरेदार ने बंद ताले को एक बार फिर अनायास छुआ, जैसे किसी को अनजाने में भरोसा देने की आदत हो। आसमान अब नीले से बैंगनी में उतर रहा था। थाने के आंगन में किसी ने एक बल्ब और जला दिया। मच्छरों का सुर और मोटा हो गया। प्रिया ने अपने गाल को फिर हाथ से हल्का छुआ। जलन अब दर्द से ज्यादा स्मृति बन चुकी थी, एक ऐसी स्मृति जो रात भर ठंडी नहीं होगी। उसने अपनी पीठ सीधी रखी और बहुत धीरे से, लगभग अपने आप से कहा, कलम चलती है, सच बोलते रहना। उस पल उसने यह नहीं जाना था कि अगला मोड़ कितना तेज आने वाला है। बाहर की वह आवाज जो अभी चौखट पर रह गई थी, जल्द ही इस कमरे के भीतर तक पहुंचेगी। पहले एक सवाल लेकर, फिर बहुत सी फाइलें और बहुत से चेहरों के साथ। आज का अपमान और अन्याय, जो अभी अपने सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा लगता था, उतरेगा। पर उतरना भी अचानक नहीं होगा। उतरना उसी तरह होगा जैसे सूरज डूबता है, धीरे धीरे, और सारी चीजों पर अलग अलग समय में अलग अलग परछाइयां छोड़ता हुआ। प्रिया ने सिर दीवार से टिका दिया, मगर आंखें खुली रखीं। उसने कोशिश नहीं की कि समय जल्दी बीते। उसने सिर्फ यह तय किया कि आज का हर मिनट वह गवाह की तरह जिएगी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अदालत में नहीं, याददाश्त में जीती जाती है। और उसकी स्मृति इस स्याह कमरे में बैठकर भी किसी उजले कागज की तरह साफ साफ लिखती जा रही थी। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, भीड़, जीप, सलाखें, पानी का स्वाद, कागज पर झूठे शब्द, और यह आवाज जो अभी दालान में है और जल्द ही यहां आएगी, पूछने की प्रक्रिया कहां है। उसने खुद को धीमे से उत्तर दिया, प्रक्रिया यही है, मेरे भीतर, मेरी बात में, मेरी सांसों में। मैं टूटूंगी नहीं। और कमरे में मच्छरों का सुर थोड़ी देर के लिए उसे सुनने लगा, जैसे वह भी किसी आदेश का इंतजार कर रहा हो। बाहर किसी ने 5 मिनट बाद चाय का फिर ऑर्डर दे दिया। भीतर प्रिया ने दीवार पर उकेरी धुंधली लाइन पर उंगली फिराकर लिखा, मैं गवाही हूं। थाने की हवा अब धीरे धीरे और भारी होने लगी थी। बाहर शाम का धुंधलका उतर चुका था। बगल की चाय की दुकान से छनकर आती तली हुई पकौड़ों की महक,
थाने की उमस और गंध में मिलकर अजीब सा बोझ पैदा कर रही थी। थाने के बरामदे में कुछ सिपाही हंसते बतियाते खड़े थे, जैसे भीतर एक लड़की का अपमान कोई घटना न होकर बस एक और दिनचर्या हो। लॉकअप में बैठी प्रिया ने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई नई हलचल है। भारी कदमों की आहट और उसके साथ दबा दबा सा रौब। ये थाने का एसएचओ रवि सिंह था। उम्र में 40 के पार, शरीर भारी, आंखों में हमेशा आधी नींद और आधा अहंकार। उसकी मूंछें तनी हुई थीं, जैसे हर वक्त किसी को नीचे दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही रवि सिंह अंदर आया, सुरेश सीधा खड़ा हो गया। आदाब, सलाम और नकली मुस्कान का पूरा औपचारिक अभिनय किया गया। प्रिया ने सोचा, क्या यही वही पुलिस है जिसके कंधों पर न्याय की जिम्मेदारी है? क्या मामला है? रवि सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए आलस से पूछा। सुरेश ने तुरंत मौका पकड़ा। साहब, लड़की है जिद्दी। बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी। रोका तो बहस करने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई। 2 थप्पड़ लगाने पड़े। थाने लाकर रिपोर्ट लिखी है। अब कह रही है कि साइन नहीं करेगी। रवि सिंह ने हंसते हुए सुरेश की तरफ देखा। उसकी हंसी में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई सवाल नहीं था। बस एक तरह का मौज था, जैसे सुनने भर से मजा आ गया हो। अच्छा किया, वह बोला। कभी कभी लोगों को दिखाना पड़ता है कि कानून किसके हाथ में है, नहीं तो सड़क पर सब खुद को राजा समझने लगते हैं। प्रिया ने सलाखों के पीछे से उसकी बात साफ साफ सुनी। उसके भीतर खौलता हुआ गुस्सा उठ रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने चुप्पी तोड़ी। साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलती मान ली थी, चालान भरने को भी तैयार थी। मगर थप्पड़ क्यों मारा गया? क्यों मुझे बिना कारण थाने में डाल दिया गया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। कमरे का माहौल एक पल के लिए थम सा गया, मगर रवि सिंह ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने सुरेश की तरफ देखा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया, सबक सिखा दिया। अब इसे रात भर यहीं रखो, कल देखेंगे। यह सुनकर प्रिया का दिल अंदर तक कांप गया। अब उसे समझ आ गया था कि यहां न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी का अहंकार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का खेल है। वह देख रही थी कि कैसे सत्ता और वर्दी मिलकर एक निर्दोष को कुचल रही है। सुरेश ने चाय का कप उठाया और रवि सिंह के सामने रख दिया। दोनों आराम से कुर्सी पर बैठे बातें करने लगे, जैसे कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल कर ली हो। सुरेश ने कहा, साहब, लोग कहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं, मगर सच यही है कि अगर वर्दी की इज्जत चाहिए तो डर बैठाना पड़ेगा। रवि सिंह ने गहरी सांस ली, चाय की चुस्की ली और बोला, डर ही असली ताकत है। जनता कानून से कम, पुलिस के डर से ज्यादा सीधी रहती है। इन दोनों की बातें प्रिया के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसे लग रहा था कि वह अकेली नहीं, बल्कि पूरा सच सलाखों के पीछे बंद है। उसने सोचा, क्या यही वह सिस्टम है जिस पर मेरे पिता रोज गर्व करते हैं? भीतर की दीवारें उसके मौन की गवाह बन रही थीं। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ों की जलन अब धीमे धीमे एक दृढ़ संकल्प में बदलने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। हर शब्द, हर थप्पड़, हर झूठा आरोप, सब याद रखूंगी, और वक्त आने पर यही सबूत बनेंगे। बाहर हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहा। सुरेश और रवि सिंह अपनी ताकत के नशे में थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वे दबा रहे हैं, वह एक ऐसी सच्चाई की बेटी है जो जल्द ही उन्हें उनके घमंड से नीचे गिरा देगी। थाने का माहौल अब धीरे धीरे और डरावना लगने लगा। हर कोना, हर आवाज प्रिया को बता रहा था कि यहां न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग है, और इस पूरे खेल में हर कोई किसी न किसी रूप में शामिल है, कभी चुप्पी साधकर, कभी हंसी में, कभी आदेश मानकर। लेकिन प्रिया जानती थी, यह चुप्पी हमेशा नहीं चलेगी। यह अन्याय ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। उसने सलाखों को कसकर पकड़ा और खुद से वादा किया, आज जो अपमान सहा है, वह कल इनकी हार का कारण बनेगा। शाम का समय था। थाने के बाहर अंधेरा गहराने लगा था। पीली बत्तियों की रोशनी में मच्छरों का झुंड मंडरा रहा था। थाने के भीतर की दीवारों पर परछाइयां लंबी और डरावनी हो चुकी थीं। थाने के बरामदे में बैठकर सुरेश और रवि सिंह गहरी हंसी हंस रहे थे। चाय की प्यालियां खाली हो चुकी थीं, पर उनकी बातों में वही पुराना अहंकार और नशा बाकी था। लॉकअप में बैठी प्रिया का चेहरा थकान से झुक गया था
मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की सी रोशनी थी। उसने दीवार से सिर टिकाया हुआ था, लेकिन उसके मन में बार बार यही गूंज रहा था, सच को कोई दबा नहीं सकता, देर सबेर बाहर आएगा ही। इसी बीच बाहर गाड़ियों की आवाज गूंजी। किसी बड़े अधिकारी के आने की हलचल साफ महसूस हो रही थी। पहरेदार ने जल्दी जल्दी अपनी वर्दी सीधी की। सिपाही भागकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। सुरेश और रवि सिंह दोनों भी तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए। लोहे के फाटक से अंदर आए पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा। उनका चेहरा सामान्य दिनों जैसा शांत नहीं था। माथे पर शिकन थी और आंखों में गहरी कठोरता। उनके पीछे दो अन्य अफसर थे, लेकिन उनकी गरिमा और रौब पूरे थाने में अलग ही छाप छोड़ रहे थे। जैसे ही वर्मा साहब ने भीतर कदम रखा, सारा माहौल बदल गया। सुरेश ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोला, साहब नमस्ते, आप कैसे आना हुआ? वर्मा साहब की नजर सीधे लॉकअप पर पड़ी। सलवार सूट पहनी, थकी सी लेकिन सीधी बैठी हुई लड़की। वह कोई और नहीं, उनकी बेटी प्रिया थी। उनकी आंखें फैल गईं, चेहरा लाल हो गया, जैसे खून उनकी नसों में तेजी से दौड़ने लगा हो। एक पिता के दिल में चोट लगी और एक कमिश्नर के सम्मान पर भी। कुछ पल के लिए उनके शब्द गले में अटक गए। फिर भारी आवाज में पूछा, ये यहां कैसे? किसने डाला इसे लॉकअप में? सुरेश के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। उसने जल्दी जल्दी सफाई दी, साहब, लड़की ने बदतमीजी की थी, बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी, ट्रैफिक नियम तोड़े, गालियां दी, इसलिए। चुप रहो सुरेश, वर्मा साहब गरजे। उनकी आवाज में ऐसा दम था कि थाने की दीवारें तक हिल गईं। मेरी बेटी गालियां देगी, सड़क पर लोगों से बदतमीजी करेगी, झूठ बोलने से पहले जरा सोच तो लेते। प्रिया की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे बिना कारण रोका गया, थप्पड़ मारे गए, झूठा आरोप लगाया गया और फिर यहां डाल दिया गया। उसकी आवाज में टूटन भी थी और साहस भी। वर्मा साहब ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक पिता को अपनी बेटी के गाल पर थप्पड़ का लाल निशान दिख रहा था और एक कमिश्नर को अपनी वर्दी का अपमान दिखाई दे रहा था। सुरेश घबराकर बोला, साहब, मेरी बात सुनिए, ये लड़की। बस, वर्मा साहब ने हाथ उठाया। अब एक शब्द और नहीं, तुम्हारी औकात मैं अभी दिखाता हूं। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और आदेश दिया, डीएम साहब को कॉल करो, अभी, इसी वक्त, यहां तुरंत जांच होगी। रवि सिंह, जो अब तक मौज से बैठा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कोशिश की बात घुमाने की, सर, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? वर्मा साहब गरजे, मेरी बेटी निर्दोष है और तुम दोनों ने सत्ता का दुरुपयोग करके इसे सलाखों के पीछे डाल दिया। यह गलतफहमी नहीं, अपराध है और इसका हिसाब होगा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। हर सिपाही की सांस थम चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। प्रिया अब खड़ी हो चुकी थी। सलाखों के पीछे से उसने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में राहत थी। अब सच बाहर आएगा। वर्मा साहब ने ताले की ओर इशारा किया और गुस्से से बोले, चाबी लाओ, अभी इसे बाहर निकालो। पहरेदार कांपते हुए आगे आया और ताला खोल दिया। प्रिया बाहर आई और सीधा अपने पिता के पास खड़ी हो गई। वर्मा साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर गर्व भी था और गुस्सा भी। उन्होंने धीरे से कहा, आज यह सिर्फ मेरी बेटी का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की सच्चाई है और अब यह सच्चाई सबके सामने आएगी। थाने की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन दीवारों ने अभी तक भ्रष्टाचार और अत्याचार की कहानियां सुनी थीं, अब वे गवाही देने के लिए तैयार खड़ी थीं। थाने का वातावरण बदल चुका था। अभी कुछ घंटे पहले तक जहां सुरेश और रवि सिंह की हंसी गूंज रही थी, अब वहां सन्नाटा और घबराहट पसरी हुई थी। हर सिपाही अपने अपने कोने में दुबका खड़ा था। थाने के दरवाजे पर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। हेडलाइट्स की चमकदार रोशनी भीतर तक पहुंची। यह डीएम साहब का काफिला था। उनके साथ दो तीन अफसर और गार्ड भी थे। जैसे ही डीएम साहब भीतर आए, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सुरेश और रवि सिंह दोनों एकदम तने हुए खड़े हो गए। उनकी आंखों में वही डर था जो अपराधी की आंखों में न्यायाधीश को देखते हुए होता है। कमिश्नर वर्मा ने आगे बढ़कर डीएम साहब को स्थिति समझाई। उनकी आवाज में गुस्सा भी था
और एक पिता का दर्द भी। देखिए साहब, यह मेरी बेटी है। इसे सड़क पर बिना वजह रोका गया, थप्पड़ मारे गए और फिर झूठा आरोप लगाकर थाने में डाल दिया गया। यह सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का चरित्र उजागर करने वाली घटना है। डीएम साहब ने गहरी नजर से चारों ओर देखा। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, आज ही यहीं जांच होगी। गवाहों को बुलाओ और जो सबूत हैं सब सामने लाओ। सिपाहियों में हलचल मच गई। कुछ लोग इधर उधर भागे। सुरेश ने धीरे से सफाई देनी चाहिए। सर, लड़की ने वाकई बदतमीजी की थी। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हमें कार्रवाई करनी पड़ी। डीएम साहब ने उसकी ओर सीधी नजर डालते हुए कहा, सुरेश, अभी तुम्हारी हर बात की पुष्टि सबूतों से होगी। अगर झूठ बोल रहे हो तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना सुनते ही एक दुकानदार को बुलाया गया, जो उसी समय सड़क पर मौजूद था। उसने गवाही दी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लड़की बिल्कुल धीरे स्कूटी चला रही थी। उसने किसी से बहस नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ही उस पर चिल्ला रहे थे और फिर बिना वजह थप्पड़ मार दिया। सुरेश का चेहरा लाल पड़ गया। उसने उस दुकानदार को घूरा, लेकिन डीएम साहब की मौजूदगी में वह कुछ नहीं कर सका। इसी बीच वही कॉलेज का छात्र भीड़ से आगे आया, जिसके पास मोबाइल में वीडियो था। उसने मोबाइल ऑन किया और वीडियो चलाकर सबके सामने रखा। वीडियो में साफ दिख रहा था, प्रिया स्कूटी रोककर विनम्रता से बात कर रही है और सुरेश अचानक गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। वीडियो में उसकी आवाज भी दर्ज थी, 5,000 रुपए चालान भर, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वीडियो देखकर पूरा माहौल सन्न रह गया। हर सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगा। रवि सिंह ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन डीएम साहब की तेज नजर देखकर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। और सबूत लाओ, डीएम साहब ने आदेश दिया। थाने का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि प्रिया को सीधे लॉकअप में डाला गया और सुरेश रवि सिंह हंसते हुए बातें कर रहे थे। डीएम साहब ने गुस्से में पूछा, गिरफ्तारी का कागज कहां है? कौन सा प्रोसीजर अपनाया गया? महिला कांस्टेबल क्यों नहीं बुलाई गई? सुरेश और रवि दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। कमिश्नर वर्मा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने संयम रखा प्रिया, यही तुम्हारी ताकत है। अब देखो कानून कैसे अपना काम करता है। डीएम साहब ने तुरंत अपनी टीम से रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मोबाइल का वीडियो सबूत के तौर पर सुरक्षित किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी रिपोर्ट में जोड़ दिया गया। थाने का पूरा माहौल अब अदालत जैसा हो गया था। हर सिपाही के चेहरे पर तनाव था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उनके अपने ही अफसर कटघरे में खड़े होंगे। डीएम साहब ने अंत में कहा, अब यह मामला पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगा। वर्दी का मतलब जनता की सेवा है, न कि सत्ता का दुरुपयोग। प्रिया खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ हुआ अन्याय अब सच में न्याय की ओर बढ़ रहा है। थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले तक सुरेश और रवि सिंह की हंसी गूंज रही थी, वहां अब डर और खामोशी पसरी हुई थी। गवाहों के बयान, मोबाइल का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज ने सारी सच्चाई को सामने रख दिया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डीएम साहब ने भारी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर सुरेश और एसएचओ रवि सिंह, तुम दोनों ने न सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया है, बल्कि कानून को भी तोड़ा है। जनता की रक्षा करने के बजाय तुमने एक निर्दोष लड़की पर अत्याचार किया। इस वर्दी को कलंकित किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पूरा थाना स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार उनके अपने अफसरों पर कार्रवाई होने जा रही है। डीएम साहब ने आदेश दिया, दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इन पर आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी चलेगी। सुरेश और रवि सिंह के चेहरे से अहंकार गायब हो चुका था। उनकी आंखों में वही डर था जो उन्होंने प्रिया की आंखों में देखना चाहा था। सुरेश धीरे से बुदबुदाया, सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन डीएम साहब ने उसकी ओर सीधी नजर डालते हुए कहा, यह माफी का नहीं, सज्जा का वक्त है। तुम्हारी गलती सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली हरकत है।
और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सिपाहियों ने आदेश के तहत दोनों अफसरों की बेल्ट और सर्विस रिवॉल्वर तुरंत उतार लिए। यह दृश्य पूरे थाने के लिए एक बड़ा झटका था। पहली बार सबने देखा कि कानून के आगे वर्दी भी झुक सकती है। प्रिया बाहर आई। उसके पिता ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आज तुमने साबित कर दिया कि सच कभी दब नहीं सकता। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। अगर आम इंसान भी सच बोलने की हिम्मत करे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगा। अब कोई भी पुलिस वाला किसी नागरिक से बिना वजह बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा थाना चुपचाप खड़ा था। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने आंखें फेर लीं, लेकिन हर किसी के मन में यह साफ उतर गया था कि अब डर का माहौल बदल चुका है। प्रिया ने आकाश की ओर देखा। हवा अब उसे हल्की और ठंडी लग रही थी। अपमान के थप्पड़ों की जलन धीरे धीरे मिट रही थी और उसकी जगह एक सुकून भरता जा रहा था। उस सुकून का जो न्याय मिलने के बाद मिलता है। उस दिन से पूरे शहर में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, अगर एक लड़की हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अब कोई भी इंस्पेक्टर सुरेश जैसा दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। थाने की दीवारें, जिन्होंने अपमान और अन्याय के किस्से सुने थे, अब गवाही दे रही थीं कि न्याय सचमुच जिंदा है। प्रिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह शुरुआत थी, एक बदलाव की, एक मिसाल की। उसने दिखा दिया कि सच और साहस के आगे सत्ता और भ्रष्टाचार टिक नहीं सकते। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम इस शहर की हर बेटी की आवाज हो। और उस रात जब प्रिया घर लौटी तो उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं थी, बल्कि वह आत्मसम्मान भी था, जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है।